Good evening aspirants, welcome to Coachup IAS e-learning platform. My name is मनीष शुक्ला और मैं आज आपका इकोनॉमी वाला लेक्चर कंटिन्यू करूंगा। जो लास्ट लेक्चर था हम लोगों का इकोनॉमी वाला, वहाँ पे हम लोगों ने क्लास 9th के एनसीईआरटी के कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे। उन टॉपिक्स में जो पहला टॉपिक था उस पे मैंने आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बताया था, ठीक है। टॉपिक 2 जो डिस्कस किया था वो था फार्म प्रोडक्शन के बारे में। मैंने बताया था कि कैसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं वो लैंड, लेबर और कैपिटल होता है। फिर जो फार्म प्रोडक्शन होता है वो कैसे लैंड पे डिपेंड करता है, लेबर पे डिपेंड करता है और कैपिटल पे डिपेंड करता है, ठीक है। उसके आगे मैंने लैंड पे आपको कुछ चीज़ें बताई थी, इसकी अवेलेबिलिटी, लैंड की अवेलेबिलिटी, लैंड की यील्ड, इसकी सस्टेनेबिलिटी और इसका डिस्ट्रीब्यूशन। इन चीज़ों पर चर्चा करी थी लैंड के अंतर्गत। जब लेबर की बात करी थी तो मैंने आपको बताया था कुछ जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स होते हैं वो अपनी फील्ड पे खुद एज ए लेबर काम करते हैं, ठीक। और जो लार्ज फार्मर्स होते हैं वहाँ पे ये स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एज ए फार्म लेबरर्स काम करने जाते हैं। फिर यहाँ पे मैंने वेज वेरिएशन की बात करी थी, ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात करी थी और कैपिटल जो फैक्टर था उस कैपिटल वाले फैक्टर पे आज हमको डिस्कशन करना था। तो जिसने प्रीवियस 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो जाके पहले वो 2 लेक्चर्स देखे, फिर इसको कंटिन्यू करें। तो आज हमारा जो लेक्चर स्टार्ट होगा वो फार्म प्रोडक्शन में जो कैपिटल वाला फैक्टर है वो कैसे अरेंज होता है इस पे रहेगा। तो इस स्लाइड को आप लोग एक बार देख लीजिए, फिर इसको एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको करना क्या है? फार्म प्रोडक्शन, कृषि उत्पादन। अगर आपको कोई भी प्रोडक्शन करना है तो जैसा कि हमने देखा लैंड, तो लैंड की अवेलेबिलिटी हो गई थी, ठीक। फिर लेबर हम लोगों ने देख लिया कैसे अरेंज होता है। जो थर्ड फैक्टर इंपॉर्टेंट है वो है कैपिटल या पूंजी। अब अगर आपको कृषि उत्पादन करना है तो आप कैपिटल को कैसे अरेंज करोगे, ये है इस स्लाइड का जो डिस्कशन जो हमको करना है। तो देखिए 2 तरीके के फार्मर होते हैं। एक है आपका स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, लघु एवं सीमांत किसान। ऐसे किसान जिनके पास जो एग्रीकल्चरल फील्ड है वो ऑन एन एवरेज 2 हेक्टेयर से कम की है, ठीक है। तो इनकी जो जोत है वो बहुत छोटी है, 2 हेक्टेयर से कम की है। इनके लिए कैपिटल कैसे अवेलेबल होता है? और दूसरी तरफ आपके पास मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैं। ऐसे फार्मर्स जिनकी जो फील्ड है वो ग्रेटर देन 2 हेक्टेयर्स है। मीडियम फार्मर्स की ग्रेटर देन 2 हेक्टेयर और लार्ज फार्मर तो मोर देन 10 हेक्टेयर होता है। तो ये कैसे पूंजी को अवेल करते हैं और मीडियम और लार्ज फार्मर्स कैसे कैपिटल या पूंजी को अवेल करते हैं। तो ये 2 अलग अलग तरीके से करते हैं। देखिए जो आपका मीडियम एंड लार्ज फार्मर होता है, ये वाला जो फार्मर है जिसके पास 2 हेक्टेयर या 10 हेक्टेयर इससे ज़्यादा लैंड है, उसके पास होता क्या है, ये फार्मिंग प्रोडक्शन क्यों कर रहा है, क्यों उत्पादन करना चाहता है? तो एक तो पहली चीज़, इनकी फैमिली में भी लोगों को भोजन चाहिए, लेकिन क्योंकि इनके यहाँ जो फील्ड की अवेलेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, तो जितना फूड इनकी फैमिली को नेसेसरी होता है उससे सरप्लस प्रोडक्शन इनके पास होता है, ठीक है। अब अगर जितना खुद आप कंजम्पशन कर सकते हैं
उससे ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो ऑब्वियस सी बात है अगला स्टेप आप क्या लेंगे, उस सरप्लस प्रोडक्शन को जाके क्या करेंगे, मार्केट में सेल कर देंगे। जब आप इसको मार्केट में सेल कर देंगे तो उससे आपको क्या होगा, प्रॉफिट अर्न होगा। वो प्रॉफिट आप क्या करेंगे, उसकी बचत रहेगी आपके पास, एज ए सेविंग्स आपके पास रहेगी, और उस सेविंग्स का आप यूज किस में करोगे, वो आपके लिए एज ए कैपिटल या पूंजी का काम करेगी। अब आपको मान लीजिए नया एग्रीकल्चरल सीजन आया, ठीक, तो अब आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, आपको बीजों की आवश्यकता है, सीड की आवश्यकता है, आपको केमिकल फर्टिलाइजर्स की आवश्यकता है, आपको पेस्टिसाइड की आवश्यकता है, आपको इंसेक्टिसाइड्स की आवश्यकता है। तो इन सब को अगर आपको आवश्यकता को, इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है तो इनके लिए पैसा चाहिए होगा ना। वो पैसा कहाँ से आएगा, ये जो सेविंग्स आपने कर रखी है तो इसको आप मोबिलाइज करोगे, ये कैपिटल को यहाँ पे यूज करोगे और सीड, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स इस सब को अवेल करा लोगे। क्लियर। तो जो मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैं उनका प्रोडक्शन सरप्लस होता है, उस सरप्लस प्रोडक्शन को मार्केट में सेल कर देते हैं, उससे उनको प्रॉफिट जनरेट होता है, वो प्रॉफिट एज ए सेविंग्स उनके पास रहती है, और जैसे ही नेक्स्ट क्रॉपिंग साइकिल आती है, जब उनको सीड की, इंसेक्टिसाइड की, पेस्टिसाइड की, केमिकल फर्टिलाइजर्स की, इन सब की आवश्यकता होती है, तो वो बचत से या उस सेविंग्स से वो इन सब चीज़ों को अवेल कर लेते हैं, उपलब्ध करा लेते हैं। ठीक है। तो हमने देखा मीडियम और लार्ज फार्मर्स अपनी कैपिटल रिक्वायरमेंट को कैसे पूरा करते हैं। फिर बात आती है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की, लघु एवं सीमांत किसानों की, जिनकी जो जोत है वो 2 हेक्टेयर से कम की है। तो क्योंकि इनके पास जो लैंड अवेलेबिलिटी है वो ही बहुत कम है, तो इनके पास जो प्रोडक्शन होता है, जो फार्म प्रोडक्शन ये करते हैं वो बहुत लिमिटेड होता है। वो इतना होता है कि इनकी जो खुद की फूड रिक्वायरमेंट होती है, जो भोजन की आवश्यकता होती है, बस उसी को ये कैसे ना कैसे पूरा कर पाता है। तो क्योंकि इनके पास सरप्लस नहीं है, जो प्रोडक्शन है इनका वो सरप्लस नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है मार्केट में सेल क्या करेंगे। जब मार्केट में कुछ सेल करने के लिए नहीं होगा तो कोई पैसा नहीं आएगा, कोई प्रॉफिट जनरेट नहीं होगा, कोई प्रॉफिट जनरेट नहीं होगा तो कुछ सेविंग्स नहीं होंगी, सेविंग्स नहीं होंगी तो अब जब नेक्स्ट साइकिल आई, नेक्स्ट क्रॉप साइकिल आई, अब इनको क्या है, अगर अपना फार्म प्रोडक्शन करना है तो इनको सीड, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड ये सब लेना होगा ना। कहाँ से लेंगे, पैसा तो बचा नहीं, सेविंग्स तो है नहीं इनके पास। तो अब इन फार्मर्स के पास कौन कौन से अल्टरनेटिव्स बचते हैं, कौन कौन से ऑप्शंस बचते हैं। तो देखिए ये क्या करते हैं कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए जो बड़े फार्मर्स थे, जो मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स थे, जिनके पास बहुत सरप्लस प्रोडक्शन होता था और जिनके पास बहुत सेविंग्स होती थी, ठीक है, तो क्योंकि उनके पास सरप्लस प्रोडक्शन है, सेविंग्स है, तो जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है वो क्या करता है, वो इनके पास जाता है, मीडियम और लार्ज फार्मर्स के पास जाता है और बोलता है आप हमको, हमारी रिक्वायरमेंट है सीड की, फर्टिलाइजर की, इंसेक्टिसाइड की, पेस्टिसाइड की, तो उसके लिए आप हमको ब्याज दे दीजिए, ठीक, ब्याज पे पैसा दे दीजिए। तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर गया मीडियम और लार्ज फार्मर के पास, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी सेविंग से कुछ पैसा किसको दे दिया, इन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मनी लेंडिंग या साहूकारी। अब ये जो मनी लेंडिंग होती है, जो बड़े फार्मर्स छोटे फार्मर्स को पैसा देते हैं ब्याज पे, वो जो इंटरेस्ट रेट होता है, ब्याज दर होती है, वो बहुत हाई होती है। क्लियर। अब क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है, ठीक है, तो जब ये स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स ने ये बड़े इंटरेस्ट रेट पे इनसे पैसा लिया और उसके बाद जो भी अपना कुछ इन्होंने प्रोड्यूस निकाला, हार्वेस्ट करके फसल को कटाई की, उससे जो भी प्रोड्यूस इनका निकला, अब उससे पहली चीज तो इनके पास सरप्लस होता नहीं था, तो अपनी फूड रिक्वायरमेंट भी इनको इसी से पूरी करनी है, और इसी में से कुछ पार्ट बेच के
जो इंटरेस्ट रेट, जो ब्याज इन्होंने लिया, ब्याज पे पैसा लिया था, उस ब्याज को इनको सर्व भी करना होता है। अब इनके पास इतना प्रोडक्शन होता ही नहीं है कि वो खुद की फूड रिक्वायरमेंट पूरी कर पाए, तो ब्याज का पैसा कैसे लौटा पाएंगे? क्लियर? और वो भी इतने हाई इंटरेस्ट रेट पे लिया गया। तो क्या होता है कि जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं वो किस में फंस जाते हैं? एक विशियस साइकिल में फंस जाते हैं। ठीक है, उनके ऊपर अब इस ब्याज को भरने के लिए फिर से पैसा मांगेंगे उनसे। क्लियर? तो एक साइकिल बन जाती है। इनको बार बार पिछला ब्याज चुकाने के लिए हर बार कहीं से नया ब्याज पे पैसा लेना पड़ता है, क्योंकि इनके पास प्रोडक्शन नहीं है, सरप्लस प्रोडक्शन नहीं है। ठीक है, तो पिछला ब्याज चुकाने के लिए क्या करोगे? एक बार इस साहूकार के पास गए, अगली बार इन्हीं का ब्याज चुकाने के लिए दूसरे साहूकार के पास गए। तो इस तरीके से ये एक ब्याज कुचक्र में फंस जाते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट की एक विशियस साइकिल क्रिएट हो जाती है। तो हमने क्या देखा इस स्लाइड में? हमने देखा कि जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की कैसे पूरी होती है? वो हाई इंटरेस्ट रेट पे मनी लेंडिंग से सोर्स करते हैं कैपिटल। मनी लेंडिंग करता कौन है? बड़े फार्मर्स, जो मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैं। वो क्यों कर पाते हैं? क्योंकि उनके पास सरप्लस प्रोडक्शन है, मार्केट में सेल करेंगे, सेविंग्स होगी, उसी सेविंग से कुछ पार्ट वो अपनी कैपिटल के लिए यूज कर लेते हैं और कुछ पार्ट इनको हाई इंटरेस्ट रेट पे ब्याज के रूप में दे देते हैं। अब इसका सल्यूशन क्या हो सकता है? ये कैपिटल रिक्वायरमेंट, ये स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, इस प्रक्रिया के अलावा कोई दूसरा रास्ता है क्या इनके पास? ठीक है, दूसरा रास्ता क्या हो सकता है? आप सोचिए। दूसरा रास्ता हो सकता है बैंक। बैंक क्या करे? बैंक इनको लोन मुहैया कराए बहुत लो इंटरेस्ट रेट पे। ठीक है, अभी तक इनको क्या करना पड़ रहा है? साहूकारों से, जो बड़े फार्मर्स हैं उनसे लोन लेना पड़ रहा है, वो बहुत हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, तो ये ब्याज कुचक्र में फंस जाते हैं। अगर इससे बाहर निकलना है तो बैंक्स को बहुत लो इंटरेस्ट रेट पे इनको लोन मुहैया कराना होगा। बट बैंक्स क्या करती हैं? ये इजीली लोन नहीं देती हैं। क्यों नहीं देती हैं? क्योंकि बैंक लोन दे रही है जब इनको, तो बैंक को ये भी तो है कि उसका रिटर्न आए। ऐसा ना हो कि हम ये इनको लोन दें और ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाए, मतलब ये इसको वापस ही नहीं कर पाए। तो बैंक को ये भी तो रिस्क इवैल्यूएशन करना होता है। अब जब बैंक रिस्क इवैल्यूएशन करती है तो ये पाती है ये तो बहुत छोटे किसान हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम लैंड है, तो इनके पास कभी इतना प्रोडक्शन होगा ही नहीं, कभी इनके पास सरप्लस प्रोडक्शन होगा ही नहीं कि ये मार्केट में बेच पाए। जब सरप्लस प्रोडक्शन होगा नहीं तो हमारा ये लोन चुकता कैसे करेंगे? ठीक है, जब चुकता नहीं कर पाएंगे तो बैंक के ऊपर प्रेशर पड़ने लगेगा कि आप जो लोन देते हैं वो रिस्क एवल्यूशन प्रॉपर नहीं करते हैं। तो बैंक्स क्या करती हैं? इन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को लोन देने से हिचकिचाती हैं और अल्टीमेटली ये स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के पास एक ही ऑप्शन बचता है और वो है लार्ज फार्मर्स, उनसे बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पे ब्याज पे पैसे लेना। अगर इस प्रक्रिया से बाहर निकलना है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को कम इंटरेस्ट रेट पे कैपिटल देनी है, तो आपको ये इंश्योर करना होगा कि बैंक्स इन फार्मर्स को लोन उपलब्ध कराएं। ठीक है, बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे लोन उपलब्ध कराएं। जो सिक्योरिटी या एज ए कोलेटरल जो रखना होता है वो, क्योंकि इनके पास स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के पास फिर वही चीज़ है, लैंड बहुत कम है और उस लैंड का प्रॉपर रिकॉर्ड भी नहीं है, लैंड की रिकॉर्ड भी नहीं है। तो बैंक के पास जब ये लोन लेने जाते हैं तो कहता अच्छा लोन तो दे देंगे बट आप हमें अपना जो आपकी खेती है, खेत है, उसका पट्टा, कोलेटरल, ठीक है, वो एज ए कोलेटरल हमारे रखिए। इनके पास लैंड रिकॉर्ड है नहीं, प्रॉपर लैंड रिकॉर्ड नहीं है तो कोलेटरल भी नहीं रख पाते हैं। तो अगर इनको आपको कैपिटल दिलवानी है तो आप बैंक्स के ऊपर प्रेशराइज करिए कि कम इंटरेस्ट रेट पे इनको लोन दें, विदाउट कोलेटरल इनको लोन दें। ठीक है, फिर आपको इंश्योर करना होगा लॉन्ग टर्म में कि इनके पास सरप्लस प्रोडक्शन हो। अगर आपको ये इंश्योर करना है कि इनके पास सरप्लस प्रोडक्शन हो तो आपको कुछ और चीज़ें करनी पड़ेंगी।
सरप्लस प्रोडक्शन क्यों करवाना है इनके पास? क्योंकि भाई बैंक के पास भी तो, बैंक को भी तो ये देखना है कि जो वो लोन दे रहा है वो एनपीए ना क्रिएट हो जाए। ठीक है, ऐसा ना हो कि जो मैं लोन दे रहा हूं वो चुकता ही ना कर पाए, और ये चुकता कब तक कर पाएंगे? इनके पास सरप्लस प्रोडक्शन होता ही नहीं है तो ये चुकता कभी कर ही नहीं पाएंगे। तो आपको 100% ये इंश्योर करना होगा कि ऐसे फार्मर्स के पास सरप्लस प्रोडक्शन हो, तभी उसको मार्केट में सेल करेंगे, प्रॉफिट जनरेट करेंगे और सर्व कर पाएंगे बैंक को। तो अगर आपको ये इंश्योर करना है कि इनके पास सरप्लस प्रोडक्शन हो, तो ऐसे लोगों को फार्मिंग के अलावा, ठीक है, कृषि उत्पादन के अलावा कुछ और एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। आप खेती करते रहिए, लेकिन खेती के साथ साथ कुछ और प्रोडक्शन एक्टिविटीज भी करिए, कुछ और उत्पादन क्रियाएं भी करें, तो वहां से आपको एक इनकम वहां से भी जनरेट होगी। आपके जो इनकम के रिसोर्सेस हैं वो डाइवर्सिफाई हो जाएंगे। खेती से कुछ इनकम हो रही है और कुछ गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं से आपको इनकम हो रही है। तो जब ये इनकम दोनों मिल जाएंगी तब आपके पास सरप्लस इनकम होगी, और तब आपको जो लोन मिल रहा है उसको आप सर्व कर पाएंगे। ठीक है, तो अब आ जाता है, अभी तक हमने क्या देखा? फार्मिंग प्रोडक्शन एक्टिविटीज, कृषि उत्पादन क्रियाएं। अब इस पूरे सिनारियो से निकल के क्या आया कि अगर प्रॉस्पेरिटी क्रिएट करनी है, समृद्धि क्रिएट करनी है, तो कृषि से केवल काम नहीं चलेगा, आपको एक बड़े रूरल एरिया के एक बड़े पॉपुलेशन सेगमेंट को नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो अब अगला टॉपिक जो होगा हमारा, टॉपिक नंबर 3, वो है नॉन फार्मिंग प्रोडक्शन एक्टिविटीज, गैर कृषि उत्पादन क्रियाएं। ठीक है, तो टॉपिक नंबर 3 में हम पढ़ेंगे नॉन फार्मिंग प्रोडक्शन एक्टिविटीज। चलिए स्टार्ट करते हैं नॉन फार्मिंग प्रोडक्शन एक्टिविटीज। इस स्लाइड को आप लोग देखिए एक बार, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं इसको। हमने अभी देखा था ना, क्या हमने देखा था? जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, इनके पास कैपिटल की बहुत कमी है। क्यों? क्योंकि इनके पास सरप्लस प्रोडक्शन नहीं होता है। ठीक, पूंजी की कमी है। तो अगर इस पूंजी की कमी को, और इंडिया में 86% ऑफ द फार्मर्स कैसे हैं? इसी कैटेगरी में आते हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स में। तो अगर इनको समृद्ध करना है, इनके पास पूंजी या इनकम जो इनकी होती है उसको बढ़ाना है, तो आपको फार्मिंग के साथ साथ, इसके साथ साथ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में भी इनको इन्वॉल्व कराना पड़ेगा। ठीक है, तो यहीं पे नॉन फार्मिंग प्रोडक्शन एक्टिविटीज की एंट्री होती है। अब देखिए, हमने क्या देखा था कि जो रूरल एरियाज हैं, जो विलेज एरिया है आपका, ग्रामीण क्षेत्र हैं, उनमें ज्यादातर लोग किस तरीके की लाइवलीहुड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं? सब फार्मिंग में ज्यादातर इन्वॉल्व हैं। अब अगर ज्यादातर जनसंख्या फार्मिंग में ही इन्वॉल्व होगी तो ऑब्वियस सी बात है, क्या हो जाएगा यहां पे? फार्मिंग में हो क्या जाएगा फिर? उसकी वजह से लेबर जितना चाहिए उससे ज्यादा हो जाएगा कि नहीं? क्लियर? अगर ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर जनसंख्या आपकी फार्मिंग एक्टिविटीज में ही इन्वॉल्व होगी, तो जितना लेबर चाहिए फार्मिंग में, उससे ज्यादा लेबर अवेलेबल है। मान लीजिए, आप एग्जांपल लीजिए, एक बड़ा मान लीजिए उसके पास 50 बीघे खेत है और उसको 10 लेबर की आवश्यकता है, और उसके गांव में 100 ऐसे किसान परिवार हैं जो कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर से ताल्लुक रखते हैं, तो ये एज ए फार्म लेबर भी काम करते हैं। इसको रिक्वायरमेंट है, एक लार्ज फार्मर को रिक्वायरमेंट है 10 लेबर की। काम करने के लिए तैयार कितने लोग हैं? 50। तो सरप्लस लेबर है ना।
अगर लेबर सरप्लस होगा तो ये लार्ज फार्मर क्या करेगा, 10 चाहिए 50 काम करने के लिए तैयार है, तो सबको कम कम पैसे देगा, तो वेजेस इनके क्या होंगे, लो। अगर लो वेजेस होंगे तो ऑब्वियस सी बात है, होगा क्या, इनकी प्रॉस्पेरिटी में अवरोध पैदा होगा। ठीक है, अगर 10 रिक्वायरमेंट है और 10 ही वहां पे सप्लाई होती तो सबको ज़्यादा पैसा देना पड़ता। 10 की ज़रूरत है, 50 लोग वहां पे प्रेजेंट हैं, तो सबको थोड़ा थोड़ा पैसा दे के ये निकल जाएगा। अगर लो वेजेस हैं तो इसका मतलब आपकी इनकम लो, ठीक, इनकम लो, आपकी प्रॉस्पेरिटी लो। तो आपको क्या करना पड़ेगा इस सिनेरियो से निकलने के लिए कि ये जो सरप्लस लेबर है फार्मिंग में, इसको आपको डाइवर्ट करना पड़ेगा। किधर, इसको आपको डाइवर्ट करना पड़ेगा नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में। देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ शिफ्टिंग ऑफ फार्म लेबर्स टू द नॉन फार्मिंग प्रोडक्शन एक्टिविटीज। क्लियर? तो आपको समझ आया कि नॉन फार्मिंग प्रोडक्शन एक्टिविटीज की क्या सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस ये है कि फार्मिंग में सरप्लस लेबर अवेलेबल है, इससे उनकी इनकम लेवल बहुत कम है, तो उस सरप्लस लेबर को आपको शिफ्ट करना पड़ेगा नॉन फार्मिंग प्रोडक्शन एक्टिविटीज में, तब जाके उनको आप प्रॉस्पेरिटी दे पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि रूरल एरियाज में कौन कौन सी नॉन फार्मिंग प्रोडक्शन एक्टिविटीज हो सकती हैं या होती हैं। तो इस स्लाइड को जरा आप एक बार देखिए। इसमें देखिए हमने क्या देखा था, नॉन फार्मिंग प्रोडक्शन एक्टिविटीज। और प्रोडक्शन किस चीज का हो सकता है, गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तु एवं सेवाओं का। तो कौन कौन से गैर कृषि उत्पादन क्रियाएं हैं, गैर कृषि वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन हो रहा है। तो देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में इन सारी चीजों का होता है। आप लोग इस स्लाइड को जरा एक बार देखिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में कौन कौन सी नॉन फार्मिंग प्रोडक्शन एक्टिविटीज हो सकती हैं। पहली आपका डेयरी। ज्यादातर किसान अपने घर में गाय और भैंस रखते हैं, एनिमल हस्बेंड्री करते हैं, तो डेयरी हो सकता है। ठीक, जो आपके यहाँ मिल्क होता है, जो मिल्क प्रोड्यूस होता है उसको आप सेल कर सकते हैं, तो आपका डेयरी हो सकता है एक। इसमें आप क्या प्रोड्यूस करते हैं, कोई वस्तु प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, गुड। कौन सा गुड, मिल्क। ठीक है, डेयरी के अलावा स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, लघु स्तरीय विनिर्माण। किस चीज की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं आप, जैसे एग्जांपल ले लें जैगरी या गुड़ जिसको बोलते हैं। तो आराम से आपने क्या किया, एक शुगर केन क्रशिंग मशीन ले ली, बहुत सिंपल सा, और वहां पे शुगर केन को क्रश करके उसको जैगरी में कन्वर्ट कर दिया। तो इसकी स्केल क्या, बहुत छोटी स्केल होगी, कोई फैक्ट्री तो डालना नहीं है आपको। तो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है जैसे कि जैगरी। ठीक, उसके अलावा डेयरी हो गया आपका, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो गया। ये दोनों में आपने क्या किया, कोई ना कोई आप गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं, वस्तु को प्रोड्यूस कर रहे हैं। थर्ड, शॉपकीपर्स। छोटे छोटे दुकानदार होते हैं, ठीक है, शॉपकीपर्स आपने देखा होगा। ये छोटे छोटे दुकानदार क्या होते हैं, व्यापारी होते हैं ना, ट्रेड करते हैं ना। शहरों से जो होलसेल मार्केट होता है, इस होलसेल मार्केट पे कम प्राइस में चीजें लाते हैं, और एक इन्होंने अपनी एक छोटी सी शॉप खोल रखी है ग्रामीण क्षेत्र में, और यहाँ पे ये लोगों को थोड़ा सा अपना प्रॉफिट जनरेट करके थोड़े से महंगे दामों में बेच देते हैं। तो ये ट्रेडिंग या व्यापार होता है। तो एक तरीके की सर्विस है ये, ठीक है, सेवा। क्लियर हो रहा है ये। तो ग्रामीण क्षेत्र में आप क्या कर सकते हैं, नॉन फार्मिंग में डेयरी कर सकते हैं, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग या शॉपकीपर्स का काम, या ट्रांसपोर्ट की बात करें, परिवहन,
ये भी एक सर्विस है, सेवा है। अब इसमें क्या करता है, मान लीजिए डेयरी में इन्होंने मिल्क प्रोड्यूस किया, अब इस मिल्क की डिमांड कहाँ पे है, मिल्क या जो मिल्क प्रोड्यूस्ड जो गुड्स होते हैं उनकी डिमांड सिटी में ज़्यादा होती है, शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि शहरी क्षेत्रों में लोगों की परचेजिंग पावर अच्छी है, तो वहाँ पे इन प्रोडक्ट्स की डिमांड होगी। बट इसको विलेज से सिटी तक इस मिल्क को क्या करना पड़ेगा, इसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा ना। तो चलिए यहाँ पे आ गया ट्रांसपोर्ट सर्विस। यहाँ पे जो कोई भी इसको ट्रांसपोर्ट करवाएगा वो इसके ट्रांसपोर्ट के बदले आपसे प्राइस चार्ज करेगा। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट सर्विस हो गई। क्लियर हो रहा है आपको? डेयरी के लिए या शॉपकीपर्स जो होते हैं, ट्रेडर्स जो होते हैं, जब उनको सिटी जाना होता है, शहर जाना होता है, जहां से होलसेल मार्केट से चीज़ों को खरीद कर लाना होता है उनको, तो वो कैसे पहुंचेंगे सिटी तक? ट्रांसपोर्ट, परिवहन के साधनों से तो पहुंचेंगे। तो जब परिवहन करने जाएंगे, ट्रांसपोर्ट करने जाएंगे, तो जो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करेगा वो उनसे फिर चार्ज करेगा, किराया लेगा। क्लियर? तो ये काम हो सकता है। उसके अलावा आजकल हमने देखा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में एजुकेशन और स्किल सेंटर्स भी खुल रहे हैं। जैसे आप देख रहे होंगे कंप्यूटर सेंटर्स खोल जाते हैं, जहाँ पे बेसिक कंप्यूटर पे काम करने की ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, तो ये एक प्रकार की एजुकेशन सर्विसेज हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में दी जाती हैं। तो इस स्लाइड पे हमने देखा कि रूरल एरियाज में नॉन फार्मिंग प्रोडक्शन एक्टिविटीज क्या क्या हो सकती हैं। हमने देखा वो डेयरी हो सकती है, जैगरी या और ऐसी स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग्स की चीज़ें हो सकती हैं, वो ट्रेडिंग हो सकता है, वो ट्रांसपोर्ट हो सकता है, वो एजुकेशन सर्विसेज हो सकती हैं। ठीक है, तो फार्मिंग के अलावा ये नॉन फार्मिंग प्रोडक्शन एक्टिविटीज ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल एरियाज में हो रही हैं। चलते हैं एक एक को देखते हैं। सबसे पहले हम देखें डेयरी को। इस स्लाइड को जरा एक बार आप देख लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देखते होंगे जो विलेज साइड है हमारा, जो रूरल एरियाज हैं, वहाँ पे डेयरी एक बहुत कॉमन एक्टिविटीज़ है। ज़्यादातर लोग अपने घर में एक गाय या दो भैंस रखते ही रखते हैं। ठीक है, तो बहुत कॉमन एक्टिविटी है। अब आगे बात करें तो अगर आपको डेयरी करना है, तो आपको अगर एनिमल्स आप रखते हो, काऊ या बफेलो रखते हो, तो इनको कुछ खिलाना भी पड़ेगा। तो एज एन इनपुट इनको कुछ देना पड़ेगा। वो क्या होता है? स्ट्रॉ, या जिसको भूसा बोलते हो आप, यहाँ पे वेरियस काइंड्स ऑफ ग्रासेस, या जो खरीफ के टाइम आप ज्वार और बाजरा इनकी खेती करते हो, ये जो ज्वार बाजरा है ये एज ए फीड मटेरियल इनको दिया जाता है, फॉडर है ये। किसके लिए? आपके काऊ एंड बफेलोस के लिए। ठीक है, तो ये इनपुट लगता है, ये इजीली अवेलेबल होता है ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है, फिर हम बात करें तो जो मिल्क ये काऊ और बफेलो देती हैं, इसकी डिमांड कहाँ है? इसकी डिमांड है सिटीज में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोगों की परचेजिंग पावर है, तो इस मिल्क को सिटीज तक ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। क्लियर? अब देखिए ये काम कैसे होता है। सबसे पहले ऐसा आप देखिए, मान लीजिए ये बहुत सारे विलेजेस हैं, V1 to VN। ये सारे विलेजेस क्या करेंगे, इनके यहाँ जो मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है ये अपने जो नियर बाई टाउन होगा, ठीक है, या जो लार्ज विलेज होगा, जो बड़ा गांव होगा आसपास के इनके विलेज के उस नेबरिंग एरियाज में, जो बड़ा गांव होगा, लार्ज विलेज होगा, इस लार्ज विलेज में ये अपना मिल्क क्या कर देते हैं? सप्लाई कर देते हैं। अब इस लार्ज विलेज में क्यों सप्लाई करते हैं? क्योंकि यहां पे क्या लगा हुआ है? कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर। ठीक है, यहां पे ऐसा एक सेंटर है जहां पे ये मिल्क क्या होता है, बहुत जल्दी खराब हो जाता है। तो इस लार्ज विलेज में ऐसा इसको ठंडा करने वाला, मिल्क को ठंडा रखने वाला, इसको जो है हानि से बचाने वाला एक सेंटर है, कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर है। ठीक, अब
जितने भी ग्रामीण क्षेत्रों में लोग हैं वो अपना मिल्क कहां पे ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, इस लार्ज विलेज में कलेक्शन कम आपका जो चिलिंग सेंटर है। क्लियर। अब ऐसे बहुत सारे जो लार्ज विलेजेस होते हैं L1, अब यहां से सबसे मिल्क क्या होता है, सप्लाई होकर अल्टीमेटली कहां पे जाता है, शहरी क्षेत्रों में, जहां पे लोगों की परचेजिंग पावर ज़्यादा है और वो मिल्क प्रोडक्ट्स की डिमांड करते हैं। क्लियर। तो हमने क्या देखा अभी, हमने ये देखा कि आप जब नॉन फार्मिंग प्रोडक्शन एक्टिविटी करने जाते हो तो उसमें डेयरी एक प्रमुख है। जब आप डेयरी करने जाते हो तो आप किन किन और प्रोडक्शन एक्टिविटीज को इन्वॉल्व करा देते हो। देखिए, मिल्क तो आप प्रोड्यूस कर ही रहे हो, लेकिन मिल्क के साथ साथ इस मिल्क को ट्रांसपोर्ट भी तो कर रहे हो, तो ट्रांसपोर्ट सर्विस जनरेट हो गई कि नहीं। परिवहन सेवा, इस परिवहन सेवा पे जो काम करेगा वो कुछ किराया कमाएगा। ठीक। उसके अलावा इन लार्ज विलेजेस में क्या खुल रहा है, कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर, तो इस चिलिंग सेंटर पे भी कुछ लोग काम कर रहे होंगे, उनको भी इंप्लॉयमेंट मिलेगा। ठीक है। तो डेयरी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत बड़े स्केल पे जो नॉन फार्मिंग एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट करता है, हमने इस एग्जांपल से देखा। ठीक है। अब जो अमूल है, कोऑपरेटिव सेक्टर में अमूल काम करता है, अमूल का लगभग यही एक तरीका रहता है काम करने का, इसमें कुछ वेरिएशन रहता है। विलेज सेट बनाते हैं वो। ठीक है। मान लीजिए कई विलेजेस का जो दूध होता है वो पर डे एक ही जगह पे जाके जो कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर होता है वहां पे जाके वो कलेक्ट होता है। फिर उनके जो डिस्ट्रिक्ट वाइज ब्लॉक वाइज प्रोसेसिंग सेंटर्स होते हैं, वो इन जो किसान होते हैं उनको बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे आपका न्यूट्रिशियस जो फीड देना हो या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हम कभी आगे पढ़ेंगे जब डेयरी सेक्टर को डिटेल में पढ़ेंगे। बट अभी आपने देखा कि विलेज साइड में, ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं में डेयरी एक प्रमुख स्थान निभाती है, और उस डेयरी में केवल मिल्क का प्रोडक्शन ही नहीं, ट्रांसपोर्ट हुआ या आपका कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर्स हुआ, ये सब एम्प्लॉयमेंट की एक बड़ा स्कोप देते हैं आपको। ठीक है। तो हमने डेयरी को इसमें देख लिया। क्लियर। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे और देखेंगे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, लघु स्तरीय विनिर्माण के बारे में। तो इसको जरा एक बार देख लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करूं। ठीक है। रूरल एरियाज में आप कौन कौन सी प्रोडक्शन एक्टिविटी करते हैं, फार्म प्रोडक्शन, कृषि उत्पादन, और उसके अलावा गैर कृषि उत्पादन। गैर कृषि उत्पादन में आप क्या कर सकते हैं, डेयरी, डेयरी के अलावा स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, लघु स्तरीय विनिर्माण। अब जो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग की बात करें अगर विलेज साइड, तो इसमें बहुत लोग इन्वॉल्व नहीं है, बहुत कम ही लोग इस सेक्टर में स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में रूरल एरियाज में इन्वॉल्व होते हैं। अब जो भी मैन्युफैक्चरिंग इस टाइप की होती है विलेज एरिया में, उसमें जो प्रोडक्शन मेथड्स होते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं। अब कोई इसमें आयरन और स्टील का प्लांट तो लग नहीं रहा है। ठीक है। स्टील की मैन्युफैक्चरिंग तो होनी नहीं है कि उसमें 10 तरीके के प्रोसेसेस करने हैं, क्वालिटी चेक करना है। ठीक है। उसमें बहुत सारी अलग अलग प्रोसेस हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल प्रोडक्शन मेथड्स होते हैं। उसके अलावा ये बहुत स्मॉल स्केल पे जनरेट की, जो इसका जो आउटकम होगा वो बहुत बड़े स्केल पे कुछ नहीं होता है, बहुत छोटा सा जो इसका प्रोडक्शन का आउटपुट होगा वो बहुत छोटी स्केल होती है उसकी। क्योंकि प्रोडक्शन आउटपुट छोटा रखना है आपको, तो ऑब्वियस सी बात है आपके इनपुट या आपके जो प्रोसेसेस होंगे वो भी सब स्मॉल स्केल के होंगे। तो कहने का मतलब ये है कोई बहुत बड़े स्केल पे ये काम नहीं होता है। फिर अब लेबर की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी होगी। ठीक। लैंड लेबर कैपिटल, 3 चीजें होती है ना। लैंड की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी होगी, अगर आपको इस मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो लैंड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो मोस्टली ये क्या होता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं वो अपने घर में ही छोटा हाता या
जो भी थोड़ी बहुत जगह निकल आती है उसी में सेटअप कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो घरों में ही सेट हो जाता है ये। उसके अलावा घर में या जो उनका जो खेत होता है, फील्ड होता है वहाँ पे। और लेबर की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी होती है? तो जो परिवार है वही सफिशिएंट होता है, ठीक। इतनी ज़्यादा लेबर की रिक्वायरमेंट होती नहीं है, 3-4 लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, वो जो इनका परिवार है वही फुलफिल कर देता है। तो लैंड के लिए घर में या उनका जो खेत है वहाँ पे, लेबर के लिए फैमिली। अब बात करें कैपिटल की, पूंजी कहाँ से आएगी? तो अगर आपको मान लीजिए बहुत स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो क्या बहुत पूंजी लगेगी इसमें? नहीं, बहुत छोटा सा पैसा आपको चाहिए। मान लीजिए आपको गुड़ बनाने का मतलब आपको गुड़ की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, जैगरी के मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो उसके लिए क्या चाहिए? आपको बस एक शुगर केन क्रशिंग मशीन ही तो चाहिए। 20,000 की शुगर केन क्रशिंग मशीन आ जाएगी। तो इसके लिए आप बैंक से अवेल कर सकते हो, बैंक से लोन ले सकते हो या मनी लेंडर से ले सकते हो, तो वहां से इनको कैपिटल मिल जाती है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि लैंड लेबर कैपिटल की रिक्वायरमेंट स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में बहुत छोटी सी होती है। फिर एग्जाम्पल के तौर पे देखें स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग रूरल एरियाज में, तो सबसे अच्छा आप देखें एग्जाम्पल जैगरी, गुड़ कैसे प्रोड्यूस होता है। एक आपको शुगर केन क्रशिंग मशीन चाहिए होती है। पहले तो कोल्हू लगता था, इसमें बैल लगते थे, वो शुगर केन को क्रश कर देते थे। अब उसको हटा के इलेक्ट्रिक पावर्ड शुगर केन मशीन आ गई है। तो बहुत छोटे स्केल पे कुछ शुगर केन लगता है, इसमें कुछ और प्रोसेसर लगते हैं और शुगर केन कन्वर्ट हो जाता है जैगरी में। अब उस जैगरी का करते क्या है, जो भी प्लांट लगाएगा, जो भी ये मैन्युफैक्चरिंग करेगा, उस जैगरी को क्या कर देगा, वो मार्केट में सेल कर देगा, ठीक है। उससे उसको प्रॉफिट जनरेट होगा। क्लियर? तो हमने क्या देखा स्लाइड में कि कैसे रूरल एरियाज में जो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग होगी उसमें लैंड लेबर कैपिटल कहाँ से आता है, ठीक है। उसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट नॉन फार्मिंग प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन रूरल एरियाज देखते हैं। शॉपकीपिंग या ट्रेडिंग। देखिए आप इस स्लाइड को, फिर मैं एक्सप्लेन करूं इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं। शॉपकीपिंग। तो शॉपकीपिंग क्या है? एक ट्रेडिंग ही तो है, व्यापार ही तो है, जहां आप सस्ते दाम पे वस्तुएं लाते हैं और उसको महंगे दाम पे बेच देते हैं, और जो बीच का मार्जिन होता है वो आपका प्रॉफिट हो जाता है। तो ट्रेड है एक तरीके से, ठीक है। अब रूरल एरियाज में जो ट्रेडिंग करने वाले लोग हैं, जो दुकानदारी करते हैं, वो बहुत कम लोग हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा लोग शॉपकीपिंग में इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स है या जो ट्रेडिंग है, जो दुकानदारी है, उसमें बहुत कम लोग इन्वॉल्व हैं। इसमें होता क्या है, ये शॉपकीपर्स क्या करते हैं, जो आपका शहरी क्षेत्र है वहाँ जो होलसेल मार्केट है, उस होलसेल मार्केट से, ठीक है, सस्ते दामों पर चीज़ें लाते हैं और उनको रूरल एरियाज में महंगे दामों पर बेच देते हैं, और बीच का जो इनका मार्जिन होता है वो उनके लिए प्रॉफिट हो जाता है। तो ये व्यापार है। अब गांव में ये व्यापार आप किन क्षेत्रों में किन तरीके से देख सकते होंगे? आपने देखा होगा कि छोटे छोटे जनरल स्टोर्स खुले रहते हैं। किसी में छोटा कपड़ा बिक रहा है, कुछ किसी में आपका बिस्किट, सोप, टूथपेस्ट, बैटरीज, कैंडल्स, नोटबुक्स, पेन, पेंसिल और ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बिकती रहती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ लोग गाँव में शॉपकीपिंग भी करते हैं। तो एक आपका डेयरी हो गया, एक आपका स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो गया, एक आपका शॉपकीपिंग हो गया। अब बात करें ट्रांसपोर्ट की। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोर्ट क्या है? परिवहन एक सेवा है ना, सर्विस है ना।
ये विलेजेस हैं आपके, इन विलेजेस से आपको मान लीजिए किसी टाउन पे पहुंचना है, फिर इन टाउन से आपको कहाँ पे पहुंचना है, शहर में। तो ये सब क्या हो रहा है, आपको परिवहन ट्रांसपोर्ट के ही थ्रू तो आप पहुंचेंगे। तो होता क्या, आपने देखा होगा, गांव से कस्बों और कस्बों से शहरों को कनेक्ट करने वाले इस जो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है, इसमें रिक्शा वाला, तांगे वाला, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर और बहुत सारे ऐसे लोग इस ट्रांसपोर्ट सर्विस में इन्वॉल्व रहते हैं। वो आपको एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाते हैं, आपको या आपके जो गुड्स होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं और उसके बदले आपसे किराया चार्ज करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग इस सेक्टर में, ट्रांसपोर्ट सर्विस सेक्टर में इन्वॉल्व हैं। ये क्या करते हैं, लोगों को और सामान को, गुड्स को एक प्लेस से दूसरे जगह पे ले जाते हैं और इसके बदले में आपसे पैसा लेते हैं। ठीक, अब अगली बात करें, ट्रांसपोर्ट सर्विस हाल के कुछ सालों में क्या हुई है, बहुत तेजी से बढ़ी है। ये क्यों हुआ है, क्योंकि हमने अभी क्या देखा था, हमने देखा था सिटी और गांवों के बीच ट्रांजैक्शन बढ़े हैं। अब गांव के लोग ये महसूस करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है कि फार्मिंग से हम अपना जो है जीवन यापन नहीं कर सकते, हमको डेयरी प्रोडक्शन करना होगा, मिल्क प्रोडक्शन करना होगा, और वो मिल्क हम सिटीज में बेच सकते हैं, वहां पे डिमांड है। लेकिन अगर सिटीज तक पहुंचना है तो कैसे पहुंचेगा, ट्रांसपोर्ट के थ्रू, रोड के थ्रू ना। ठीक है, तो इन सब सिनारियो से हुआ यह है कि जो ट्रांसपोर्ट सर्विस है वो हाल फिलहाल के सालों में क्या हुआ है, इसका बहुत तेजी से विकास हुआ है, इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हुए हैं। क्लियर। तो ये एक नॉन फार्मिंग प्रोडक्शन एक्टिविटी हो सकती है, ट्रांसपोर्ट। इस स्लाइड को देखिए आप, रूरल एरियाज में हमने क्या क्या देखा, नॉन फार्मिंग प्रोडक्शन एक्टिविटीज में क्या क्या हो सकता है, डेयरी, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग। ठीक है, उसके अलावा भी हमने क्या देखा, ट्रांसपोर्ट। उसके अलावा आपका एक ये सर्विसेज भी हो सकती हैं जहां पे आप एजुकेशन दे रहे हो, तो एजुकेशन सर्विसेज। आपने देखा होगा हाल फिलहाल के सालों में गांवों में खासकर कंप्यूटर क्लास सेंटर्स खुल रहे हैं, क्योंकि लोगों में एजुकेशन की अवेयरनेस आई है। ग्रामीण क्षेत्र के लोग शहरी क्षेत्रों में या आसपास के जो कस्बे हैं वहां पे कंप्यूटर क्लासेस करने जाते हैं। अब मान लीजिए उन्हीं ग्रामीण क्षेत्र में एक बच्चा जो कस्बे से कुछ पढ़ के आया, शहर से कुछ कंप्यूटर के बारे में पढ़ के आया, वो सोचे कि क्यों ना हम अपने ही गांव में एक कंप्यूटर क्लास स्टार्ट कर दें, क्योंकि लोग शहर में तो जा रहे हैं हमारे गांव से कंप्यूटर पढ़ने। तो उसको क्या चाहिए होगा, लैंड, लेबर, कैपिटल, कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए। अगर उसको कंप्यूटर क्लास डालना है तो लैंड की आवश्यकता कहां से होगी, अपने ही वो घर में क्या कर सकता है, एक छोटा सा घर, बाहर का कमरा, वहां पे उसने कंप्यूटर क्लास स्टार्ट कर दी। लेकिन लेबर या श्रमिक, अब देखिए यहां पे अभी तक हमने जो देखा था, डेयरी, डेयरी में कैसा लेबर चाहिए होता है, नॉन स्किल्ड, मैनुअल लेबर। फिर हमने क्या देखा, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, उसमें भी सेमी स्किल्ड लेबर चाहिए। शॉपकीपिंग में भी कोई स्किल्ड लेबर की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एजुकेशन सर्विस ऐसा है जहां पे जो लेबर है वो स्किल्ड चाहिए। भाई कंप्यूटर क्लास में जो ट्रेनिंग देगा उसके अंदर कौशल होना चाहिए ना, स्किल होनी चाहिए, तभी तो ट्रेनिंग दे पाएगा। तो स्किल्ड लेबर चाहिए। कैपिटल, इसके लिए इसको 4-5 कंप्यूटर लाने हैं, ठीक है, 1-2 पंखा वंखा लगा देना है, तो इसको क्या करेगा, ये बैंक से माइक्रो फाइनेंस अवेल करा लेगा। ठीक है, वैसे भी मोदी जी अलग अलग योजनाएं आजकल चलाते रहते हैं। ठीक है, तो स्टैंड अप स्टार्टअप, तो उसके तहत ये बोलेगा भाई हमको 1 लाख का लोन दे दीजिए, तो लैंड, लेबर, कैपिटल मिल जाएगा इसको, और ये कंप्यूटर क्लास सेंटर विलेज में स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो हमने क्या देख लिया, हमने देखा नॉन फार्मिंग प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में क्या क्या हो रहा है। उसमें हमने डेयरी की बात करी,
उसमें हमने स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग की बात करी, उसमें हमने ट्रांसपोर्ट की बात करी, उसमें हमने शॉप कीपिंग की बात करी और उसमें हमने एजुकेशन सर्विस की बात करी। ठीक है, तो फार्मिंग प्रोडक्शन के साथ साथ आप नॉन फार्मिंग प्रोडक्शन एक्टिविटीज करिए, तभी क्या होगा, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पे लोगों की जो इनकम है वो बढ़ेगी, और जब एक बार इनकम बढ़ेगी तो क्या होगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी। ठीक है, तो अगर आपको प्रॉस्पेरिटी बढ़ानी है तो डाइवर्सिफाई करना होगा। फार्मिंग में जहां पर ज्यादातर लोग अभी इन्वॉल्व हैं रूरल एरियाज में, उनको फार्मिंग से नॉन फार्मिंग में भी लाना पड़ेगा। तो आप फार्मिंग भी करते जाइए, साथ साथ नॉन फार्मिंग में भी हाथ आप आजमाइए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो क्लास 9th की एनसीईआरटी है उसका चैप्टर नंबर 1 आज कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 2। आप लोग साथ साथ में इसी स्लाइड्स से नोट्स अपने बनाते चलिए, क्योंकि ये फ्लो चार्ट के रूप में है, तो आप बहुत इजीली बाद में रिवाइज कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।